गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाला एक और इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है इवेपोरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो पढ़ रहे हैं टॉपिक्स वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें बेसिकली जो चार डिवाइस होता है, जिसमें पहला हो गया कंप्रेसर, है ना। दूसरा हो गया कंडेंसर। तीसरा हो गया इवेपोरेटर। और चौथा हो गया एक्सपेंशन भाल्व। ठीक है, ये बेसिकली चार डिवाइस जो है वो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगा रहता है। और ये चारों ही डिवाइस में अलग अलग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा साइकिल में फ्लो करता है और हमें कूलिंग इफेक्ट देती है। तो उसमें से हम लोग कंप्रेसर पढ़ चुके हैं, कंडेंसर पढ़ चुके हैं। अब हमारा थर्ड एक जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है इवेपोरेटर, है ना। तो इवेपोरेटर भी एक क्या है कि एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है यूज इन द लो प्रेशर साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि इवेपोरेटर जो लगा हुआ रहता है वो हमारा किस साइड में, लो प्रेशर साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि कंप्रेसर है। जैसे कंप्रेसर जो हम लोग फिट करते हैं, कंप्रेसर का वर्क होता है कि लोअर प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को यहाँ से सक करके और उसको एक हायर प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट को डिलीवर करना, है ना। तो जहाँ पर हायर प्रेशर रेफ्रिजरेंट के साइड जो है वो हमारा कंडेंसर डिवाइस लगा हुआ रहता है, वही जो है लोअर प्रेशर साइड के तरफ जो हमारा डिवाइस फिटेड होता है वही होता है हमारा इवेपोरेटर। ठीक है, यानी इवेपोरेटर जो है ये कंप्रेसर के लोअर सक्शन साइड की तरफ लगा हुआ रहता है। और ये इसके बगल में, मतलब यहाँ पर इसके साइड में फिर क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पर थ्रोटल भाल्व या इसको एक्सपेंशन भाल्व कहते हैं। यानी यहाँ से अगर हमें पूछा जाए कि इवेपोरेटर कहाँ फिटिंग होता है, तो हम कहेंगे इवेपोरेटर जो है वो थ्रोटल भाल्व और कंप्रेसर के बीच में लगा हुआ रहता है। तो जो भी रेफ्रिजरेंट हमारा थ्रोटल भाल्व से पास करती है, जहां पर वो उसकी प्रेशर की ड्रॉप होती है, तो एज ए लोअर प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेटर में इन करता है ना। और यहाँ पर जब वो इवेपोरेटर से पास करता है तो प्रेशर लो होने के चलते इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो रेफ्रिजरेंट का लो हो जाता है। तो लो होने के कारण ये जो इवेपोरेटर का जो कॉइल है और उसके अंदर जो फ्लो होने वाला यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, वो इवेपोरेटर के जो सराउंडिंग है उससे वो हीट को गेन करने लगता है। और जो हीट को गेन करने के कारण ये अपने सराउंडिंग को कूल कर देता है। तो फंक्शन जो है मेन हम कहें तो इवेपोरेटर का जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगाने का लगा हुआ जो रहता है, उसका मेन फंक्शन जो होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना। कहाँ से? तो फ्रॉम द मीडियम विच इज टू बी कूल्ड रहे। चूंकि हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम के, यहाँ जो सिस्टम है उसकी टेम्परेचर को हम लोग जो है उसके सराउंडिंग से लोअर जो है रखते हैं, है ना। और उसको लोअर करते हैं और उस लोअर टेम्परेचर पर इसको मेंटेन रखते हैं। तो इसी को करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज होता है। और उसमें से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में जो इवेपोरेटर होती है वो इवेपोरेटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। क्योंकि इवेपोरेटर के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसके पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, उस वो बहुत ही कूल्ड स्टेट में है, जो कि सराउंडिंग से कूल है। तो फिर वो सराउंडिंग का हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सराउंडिंग का अगर हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो सराउंडिंग को क्या मिल जाएगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और इस तरह से हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो कूल हो जाता है। तो अब यहाँ है कि इवेपोरेटर का फंक्शन है कूल करना स्टोरेज को या फिर उस मीडियम को जिसे हम कूल करना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव तब है कि जो टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट है इवेपोरेटर के अंदर,
मस्ट ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट का जो फ्लो है, हीट फ्लो वो किधर से किधर की ओर होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, हमेशा हीट का फ्लो जो स्पॉन्टेनियसली होती है, मतलब जो खुद से हीट फ्लो करता है, वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में। तो अगर हमारा स्टोरेज है और उसमें लगा हुआ हमारा इवेपोरेटर है, ठीक है, तो अगर इवेपोरेटर का टेम्परेचर अगर लोअर देन होगा स्टोरेज के टेम्परेचर से, तो स्वाभाविक है कि स्टोरेज का जो हीट है वो हमारा स्टोर ये हायर टेम्परेचर बॉडी होने के कारण और इवेपोरेटर का लोअर टेम्परेचर बॉडी होने के कारण जो हीट का फ्लो है वो स्टोरेज से इवेपोरेटर की तरफ होगा। और इवेपोरेटर है क्या, तो एक कॉइल है, सिंपल सा एक ट्यूब है। ठीक है, ये एक, इसको हम है इवेपोरेटर को हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। ये क्या है, हीट एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसमें से, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है वो अपने स्टोरेज से या सिस्टम से हीट को वो गेन करता है और स्टोरेज को ठंडा करता है। तो इसके लिए रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तभी वो स्टोरेज से हीट को गेन कर पाएगा। दूसरा चीज है कि इवेपोरेटर बिकम्स कोल्ड एंड रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू, अगर इवेपोरेटर जो है वो कोल्ड होता है और वो कोल्ड बना हुआ रहता है, इसका कारण क्या क्या है। इसका पहला कारण है कि जो टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर कॉइल है वो लोअर होता है ना। तो लोअर टेम्परेचर के कारण रेफ्रिजरेंट जो है वो इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट जो फ्लो कर रही है उस रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर लोअर है, इसीलिए इवेपोरेटर का कॉइल भी का टेम्परेचर भी लोअर होता है। दूसरा चीज कि द लो टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट रिमेन्स अनचेंज। अब जो है कि मान लीजिए रेफ्रिजरेंट यहाँ से कॉइल से होके फ्लो कर रही है और वो स्टोरेज से यहाँ से हीट को गेन कर रहा है, फिर भी जो है नया रेफ्रिजरेंट जो इसमें आ रहा है जो हीट गेन करके तो ये आगे चला गया, लेकिन पीछे से बैक से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसकी भी टेम्परेचर अभी क्या है, ये कूल है, पूरा ठंडा है, लोअर है। तो यहाँ पर ये इसीलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट जब इस इवेपोरेटर कॉइल के अंदर से जाता है तो ये जो हीट गेन करता है और उसका जो हीट गेन करने का टाइप है वो है लैटेंट हीट। तो जैसे कि लैटेंट हीट को हम जानते हैं कि ये लैटेंट हीट वो हीट का वैल्यू होता है जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज क्या होता है, तो फेज की चेंज होती है। तो इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट हमारा इन करता है वो एज ए की मतलब ऐसे तो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है, ठीक है, लेकिन इस मिक्सचर में मेजर पोर्शन जो होता है वो लिक्विड का होता है और माइनर पोर्शन ही, माइनर पार्ट ही वेपर होता है। ये इनलेट पॉइंट का हो गया। लेकिन जब ये रेफ्रिजरेंट इस कॉइल के आगे ट्रेवल करती है तो ये लगातार स्टोरेज के हीट को गेन करने के कारण इसका लिक्विड जो है वो वेपराइज करना शुरू करता है, यानी उसकी फेज चेंज करना शुरू करता है। तो इसी फेज चेंज के दौरान वो लेटेंट हीट को गेन करता है। तो टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट रह गया लेकिन उसकी फेज चेंज हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इवेपोरेटर के अंदर जो है वो तो ठंडा है ही और वो रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रह जाता है उसकी टेम्परेचर, क्योंकि वो लेटेंट हीट को गेन करता है, इसीलिए उसकी टेम्परेचर अनचेंज रह जाती है। तो इवेपोरेटर को और भी दूसरा नाम जो है उसको हम लोग कूलिंग कॉइल कहते हैं, चिलिंग कॉइल कहते हैं या फ्रीजिंग कॉइल कहते हैं। ये सारा का सारा जो नेम है वो इवेपोरेटर को ही हम कहते हैं। तो अब है वर्किंग ऑफ एन इवेपोरेटर। इवेपोरेटर काम कैसे करता है, तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो है वो हमारा कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर जो है यहाँ से सक्शन साइड है, यहाँ से ये सक करता है जहाँ पर प्रेशर क्या है, लोअर है, यहाँ पर क्या है, लोअर प्रेशर पर ये सक करता है
और यहाँ पर जो डिलीवर करता है वो वहाँ पर हायर प्रेशर है, क्योंकि ये प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो हायर प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर कंडेंसर से पास करती है। तो कंडेंसर का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट इससे पास करेगा उसके हीट को, यहाँ से उसके हीट को इस सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देना है ना। यानी कि यहाँ पर कोई कूलिंग मीडियम यूज होता है, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, उसमें रेफ्रिजरेंट से हीट रिमूव होता है। उसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर के यहाँ पर उसका क्या होता है, फेज चेंज होता है। तो कंडेंसर में जो फेज चेंज होता है वो होता है कि ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और फाइनली ये जो आकर के एक यहाँ पर रिसीवर टैंक होता है, और रिसीवर टैंक में जमा करते हैं, ताकि यहाँ पर अगर कुछ पार्ट जो है इसमें वेपर भी रह गया है तो इसके टॉप और पार्ट में जो है तो यहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा, और इसके बॉटम पार्ट में जो है यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इसके बॉटम पार्ट से कनेक्टेड होता है एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि ओनली जो है सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही हमारा और एक्सपेंशन वाल्व से पास करती है, जहां पर इसकी प्रेशर का ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पर हायर प्रेशर जो है कन्वर्ट हो जाता है लोअर प्रेशर में। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में मान लेते हैं कि अगर ये और रेफ्रिजरेंट अगर एक्सपेंशन वाल्व में इन किया तो इसकी प्रेशर ड्रॉप होने के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ड्रॉप कर जाता है। यानी कि अब जो है रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के आउटलेट पर वो एक लोअर टेम्परेचर पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब वो इवेपोरेटर में इन करता है। तो यहाँ पर जैसे ही थ्रोटल्ड होती है यहाँ पर, तो ये एज ए कि एक लिक्विड और वेपर का मिक्सचर तो बनता है, लेकिन मेजरली पार्ट इसमें क्या है, लिक्विड ही है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर में इन करता है, और इवेपोरेटर जो होती है यहाँ पर ये एक हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक कॉइल होता है। जनरली कॉपर या स्टील यूज करते हैं, है ना। अगर हमारा फ्रियोन ग्रुप है तो कॉपर का यूज करते हैं, अगर अमोनिया जैसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टील कॉइल का यूज करते हैं। तो ये इवेपोरेटर क्या है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर कॉइल से आना शुरू होती है तो इसका रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है ये लोअर टेम्परेचर होता है इसका, किससे, तो इस सराउंडिंग के जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर लोअर होता है। और ये ट्यूब जो है कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, तो स्वाभाविक है कि ये सराउंडिंग का जो हीट है, या फिर इसको हम स्टोरेज या कूलिंग स्पेस कहते हैं, ये कूलिंग स्पेस का हीट जो है पहले ट्यूब वो इस कॉइल के वाल्व के थ्रू, यानी कि यहाँ का हीट क्या करता है, कॉइल के वाल को हीट करता है, और ये कॉइल के वाल के अंदर से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो ये हीट को रेफ्रिजरेंट यहाँ से गेन कर लेता है। तो रेफ्रिजरेंट जब ये गेन करता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट इसका लोअर होने के कारण इसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो फिर से वो क्या करता है, फेज का चेंज करता है, लेकिन इवेपोरेटर में जो फेज चेंज होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए स्टोरेज से यहाँ से हीट को गेन करता है। तो इसीलिए ये वेपराइज कर ले, रेफ्रिजरेंट खुद वेपराइज करके स्टोरेज को ठंडा कर देता है। तो इवेपोरेटर जो कॉइल होती है, ये पूरा का पूरा कॉइल हमारा किसके अंदर फिटिंग रहता है, तो ये हमारा कूलिंग स्पेस के अंदर। मतलब अगर हम रेफ्रिजरेटर जो भी हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है या वाटर कूलर है ना, जिस जिस स्पेस को हमें चिल्ड करना है, जिस स्पेस को हमें कूल रखना है, उस स्पेस के अंदर हम लोग इवेपोरेटर की फिटिंग करते हैं। और तब जाकर के रेफ्रिजरेंट जब इस इवेपोरेटर से पास करता है तो फिर अपने इस कॉइल में के ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में वो जो लैटेंट हीट है कूलिंग स्पेस का, उसको गेन करके वो इवेपोरेट कर जाता है, मतलब वो वेपराइज वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए नाम है इसका इवेपोरेटर, मतलब इवेपोरेशन
प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और ऐसा करने वाला डिवाइस ही इवेपोरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर भी रेफ्रिजरेंट का लिक्विड से वेपर में फेज चेंज हो रहा है, और वो ये चेंज हो रहा है उसको हीट गेन करने के कारण। ठीक है, स्टोरेज से हीट को गेन करने के कारण हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इवेपोरेटर हो गया। तो ये अब जितना लंबा कॉइल होगा उतना ही ज्यादा ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये वेपर जो एवेपोरेटर से आउटलेट हो तो वो ज्यादा सुपर हीट ना हो, एज ए ड्राई सैचुरेटेड के रूप में ही हमारा आउट हो इवेपोरेटर से। तो फिर हम इसकी एक कॉइल की जो लेंथ है उसको हम एक सर्टेन लेंथ तक फिक्स कर देते हैं, ताकि वो ज्यादा सुपर हीट ना हो जाए रेफ्रिजरेंट। अगर वेपर रेफ्रिजरेंट ज्यादा सुपर हीट हो गया तो फिर हमारा कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा, हमारा जो फ्रिज है वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। इसी को पीएच डायग्राम पे इसके वर्किंग को हम दिखाते हैं। तो ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस के बाद जो 0.6 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 1 डैश या 1 तक जो पॉइंट है, यही हमारा इवेपोरेटर के अंदर में यही प्रोसेस होता है। और वो है क्या, इवेपोरेशन, जहाँ लिक्विड जो है वेपर में फेज चेंज करती है और इस स्टोरेज से हीट को गेन करके और खुद वेपराइज करके स्टोरेज को ठंडा कर देता है। तो ये इसका इवेपोरेटर का मेन बेसिक वर्किंग है। तो कई तरह के इवेपोरेटर होते हैं जिसमें हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन के टाइप के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो टाइप है वो है बेयर ट्यूब कॉइल इवेपोरेटर, दूसरा है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर, तीसरा है प्लेट इवेपोरेटर, चौथा है सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर, पांचवा है सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर, और छठा है ट्यूब इन ट्यूब इवेपोरेटर। ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये तीन जो है कंडेंसर में भी पढ़े थे। तो कंडेंसर और इसका इवेपोरेटर में मतलब कंस्ट्रक्शन फ्लो सब सेम होगा, बस यहाँ सिर्फ उल्टा हो जाएगा। कंडेंसर में जहाँ रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर रिजेक्ट हो रहा था सराउंडिंग में, वही इवेपोरेटर में जो है सो वो बाहर वाला हीट जो है सो अंदर आएगा, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा। तो ये सारा जो है छह जो टाइप है ये अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। दूसरा कि अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज फेड, मतलब हो गया कि इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कैसे फेड किया जाता है, कैसे भरा जाता है, या कैसे वो एंट्री लेता है, या कैसे उससे पास करता है, उसके आधार पर हम दो तरह का होता है। एक फ्लडेड इवेपोरेटर होता है और दूसरा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर होता है। तो ये दो तरह का इवेपोरेटर हो गया अकॉर्डिंग टू द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फेड के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको हम सारे को एक एक करके जो है सेपरेटली पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इवेपोरेटर क्या है और वो किस प्रकार से वर्किंग करके हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, तो इसके बारे में हम लोग जाने। तो अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें।